नमस्कार दोस्तों, मौसम इन्फॉर्मेशन में आपका स्वागत है। आगामी बीपीएससी टीचर के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए आज हम इंडियन ज्योग्राफी के एमसीक्यू को करेंगे। प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें बीपीएससी टीचर में कई सारे कंटेंट आपको मिलेंगे। इस वीडियो में हालांकि है तो 10 क्वेश्चंस, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन, 100 से अधिक क्वेश्चन उसमें हो सकते हैं। बस जिस तरह से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो ध्यान रखिएगा, और बेहतर होगा कि कॉपी या कलम लेकर के नोट्स बनाने के लिए बैठिए, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं जो मैं बोलूँगा, लिख नहीं रहा हूँ। तो चलिए हम शुरू करते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहले हम ये जान लें कि भारत में कितने बड़े बड़े देश हैं जो विश्व में कितने बड़े बड़े देश हैं जो भारत से बड़े हैं। सबसे बड़ा देश अगर विश्व में यदि कोई है वो है रसिया। सेकंड नंबर पे कनाडा, थर्ड नंबर पे यूएसए, फोर्थ नंबर पे चीन, फिफ्थ नंबर पे ब्राज़ील, सिक्स नंबर पे ऑस्ट्रेलिया और सेवन्थ नंबर पे भारत। तो इसका सही उत्तर है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। बाकी सब चीज़ को आप नोट कर लें। सेकंड क्वेश्चन है, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? ध्यान से सुनिएगा। पृथ्वी के नमूने को ग्लोब कहते हैं। अब ग्लोब में आप देखिएगा ध्यान से, अगर कहीं पर भी आपको ग्लोब मिले, नहीं तो इस इमेज को देखिए। पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटा गया है एक काल्पनिक रेखा द्वारा, और वह काल्पनिक रेखा है इक्वेटर। इक्वेटर को हम लोग 0 डिग्री अक्षांश भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो रेखा है ये क्षैतिज है, यानी ये हॉरिजॉन्टल रेखा है। इस रेखा के जो ऊपरी भाग होता है उसको उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, और इक्वेटर के नीचे वाले भाग को हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तो यदि स्थिति के अनुसार देखा जाए तो भारत आपका उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। अब क्वेश्चन यह है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। मैंने आपको बताया कि इक्वेटर एक ऐसी काल्पनिक रेखा है जो पूरे विश्व को दो बराबर भागों में बांटती है। इस इक्वेटर के, यानी इस भूमध्य रेखा को, यानी इस 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा को, बहुत सारे नाम हैं इसके, के ऊपर में उत्तरी गोलार्ध, नीचे में दक्षिणी गोलार्ध, और भारत आपको उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। तो उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है, यानी अगर हम किसी भी अक्षांशीय रेखा द्वारा भारत के विस्तार को बताएंगे तो वो नॉर्थ 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 ही कहा जाएगा। जैसे पहला ऑप्शन है ए, 8 डिग्री 4 मिनट टू 37 डिग्री 6 मिनट। असल में मुझे क्या लिखना चाहिए था कि 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, लेकिन वो सेल्फ अंडरस्टूड है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में है, तो आपको ये मान लेना है कि वो नॉर्थ लगा हुआ है। तो इसका सही उत्तर है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो भारत 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट के बीच में स्थित है। अगले क्वेश्चन में हम बढ़े। भारत की मानक याम्योत्तर रेखा किसे माना जाता है? अब हमने क्या पढ़ा कि 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा, या जिसको हम इक्वेटर बोलते हैं, वो विश्व को दो भागों में बांटता है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। भारत कहाँ पड़ता है? भारत पड़ता है उत्तरी गोलार्ध में, और ये क्षैतिज होता है। ठीक उसी तरीके से एक उत्तर से दक्षिण रेखा भी खींची जाती है, यानी वो इक्वेटर से देखिएगा तो लंबवत होता है, वर्टिकल होता है, उसको हम देशांतर रेखा बोलते हैं। जिस तरह से यहाँ 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा को इक्वेटर बोल रहे हैं, वहाँ 0 डिग्री देशांतरीय रेखा को हम प्राइम मेरिडियन भी बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं क्योंकि टाइम निर्धारण करने के लिए आपको देशांतर रेखाओं की आवश्यकता होती है। पृथ्वी पर मौजूद किसी भी दो स्थानों के बीच में कितना समय अंतराल है, अगर आपको ये पता लगाना है तो आपको देशांतरीय रेखाओं की सहायता लेनी पड़ेगी, और ये बहुत आसान है। फ़िलहाल मैं प्री रिकॉर्डेड वीडियो दे रहा हूँ, नहीं तो अगर आपके पास समय भी कितना है, अगस्त में तो आपका एग्ज़ाम है, तो ऑप्शन के ज़रिए मौखिक रूप से जो समझ सकते हैं समझिए। टाइम भी आप किसी भी दो स्थानों के बीच में निकाल सकते हैं, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो सवाल यहाँ क्या बोला जा रहा है कि भारत की मानक याम्योत्तर रेखा किसे माना जाता है। इसको समझने के लिए मैं अभी एक्सप्लेनेशन दे रहा था कि 0 डिग्री प्रधान मध्याह्न रेखा कह लीजिए, या प्राइम मेरिडियन लाइन कह लीजिए, वो जो है लंदन के ग्रीनविच वेधशाला से गुजरती है, इसलिए उसको ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। इसी रेखा के आधार पर, यानी 0 डिग्री देशांतरीय रेखा के आधार पर पूरी पृथ्वी को
कई टाइम जोन में बांटा गया है, यानी टाइम का निर्धारण इसी से होता है। तो पृथ्वी में तो बहुत सारे देश हैं, भारत भी उसी में से एक देश है। तो ठीक उसी तरीके से जैसे इक्वेटर के उत्तर और दक्षिण को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं, 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन जो है उसके पूर्व साइड वाले को पूर्वी गोलार्ध और पश्चिम साइड वाले को पश्चिमी गोलार्ध कहते हैं। तो अगर आप अक्षांश के हिसाब से देखिए, इक्वेटर के हिसाब से देखिए, तो भारत की स्थिति है उत्तरी गोलार्ध में। और आप 0 डिग्री देशांतर रेखा के हिसाब से देखें, यानी प्रधान मध्याह्न रेखा के हिसाब से देखें या ग्रीनविच रेखा के हिसाब से देखें, जो भी नाम ले लें आप, उसके हिसाब से देखेंगे तो भारत आपको पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है। तो ऐसा तो नहीं है कि भारत भी बहुत बड़ा देश है, इसमें से तो कई देशांतर रेखाएं गुजरती होंगी और देशांतर रेखा से किसी भी जगह का समय पता लगता है। तो भारत में भी तो लोग कह सकते हैं ना कि हमारे राज्य से गुजरने वाले को उसके हिसाब से आप समय निर्धारण कीजिए। तो समय निर्धारण करना अगर होगा तो किसी एक रेखा को चुनना होगा, तो विवाद ना हो इसलिए भारत से जितनी भी देशांतरीय रेखा निकलती हैं उसमें से जो बीच की देशांतर रेखा है उसको हम लोग मानक याम्योत्तर रेखा कहते हैं। अब आते हैं सवाल पर कि भारत की मानक याम्योत्तर रेखा किसे माना जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 82 डिग्री हाफ मिनट ईस्ट को भारत की मानक याम्योत्तर रेखा माना जाता है, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से गुजरती है। मैंने पहले ही बोला था क्वेश्चन एक होगा लेकिन कई कंसेप्ट को मैं क्लियर करूंगा। बहुत अच्छा होता कि मैं आपको ये बोर्ड में समझाता कॉपी कलम ले करके, लेकिन फ़िलहाल वो नहीं हो सकता है, आपके पास समय भी बहुत कम है, तो ऐसे ही समझिए। और ऑप्शन ए और बी को ध्यान से देखिए। मैंने यहाँ ईस्ट ईस्ट लिखा है। क्यों लिखा है ईस्ट ईस्ट? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि 0 डिग्री देशांतर रेखा के पूर्वी गोलार्ध में भारत पड़ता है। और इक्वेटर के हिसाब से देखें, यानी 0 डिग्री अंशांशीय रेखा के हिसाब से कहें तो भारत जो है आपको उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। इसको इंग्लिश में कह लें आपको तो इक्वेटर आपको जो ये अक्षांशीय रेखा है ये लैटिट्यूड हो गया, और जो देशांतरीय रेखा है वह लॉन्गिट्यूड हो गया, जैसे भी आप समझना चाहें। तो इससे पहले कि हमने क्वेश्चन में क्या देखा था कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना था। तो अक्षांशीय विस्तार कितना था? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, क्योंकि भारत अंशांश के हिसाब से 0 डिग्री अंशांश के हिसाब से नॉर्थ में पड़ता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। अब यहाँ है देशांतरीय रेखा, जो लंबवत लाइन है वो देशांतर रेखा है। मैंने आपको बताया कि 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन से पूरे विश्व का टाइम निर्धारण होता है। उसके पूर्वी साइड में यानी पूर्वी गोलार्ध में भारत पड़ता है, तो भारत का जो भी देशांतरीय विस्तार होगा वो ईस्ट में ही होगा। तो ऑप्शन ए से ऑप्शन बी यानी 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक भारत का देशांतरीय विस्तार है। यानी देखा जाए तो गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बीच में लगभग 2 घंटे का अंतराल देखने को आपको मिलेगा। लेकिन चूंकि भारत से कई देशांतर रेखा गुजर रही हैं तो कोई विवाद ना हो इसलिए बीच का रास्ता निकाला गया। तो 97 डिग्री 25 मिनट में से 68 डिग्री 7 मिनट अगर घटा देते हैं तो लगभग में आपको जो समय मिलेगा वो 30 डिग्री का मिलेगा। फिर उसको भी 2 से भागा दीजिए और 68 डिग्री 7 मिनट में जोड़ दीजिएगा। कहने का मतलब है कि भारत में एक ऐसी देशांतरीय रेखा जिसको हम 82 हाफ डिग्री ईस्ट कहते हैं वो भारत के लिए समय निर्धारण के लिए आवश्यक है। सपोज कीजिए कोई अमेरिका से आ रहा है तो भारत के हिसाब से टाइम अगर निर्धारण करेगा तो 82 हाफ डिग्री ईस्ट से, ठीक है, आप समझ गए। और 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन तो आप जानते हैं वो लंदन के ग्रीनविच वेधशाला से गुजरता है। आगे बढ़ते हैं। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? इसका सही उत्तर है 2.4%। यानी मैंने आपको इससे पहले के वीडियो में बनाया था कि भारत से बड़े बड़े तो कई देश हैं। प्रथम पे आपको रसिया हुआ, फिर कनाडा हुआ, फिर यूएसए हुआ, फिर चीन हुआ, फिर ब्राज़ील हुआ, फिर ऑस्ट्रेलिया हुआ, फिर भारत हुआ। तो भारत के पास विश्व की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का महज 2.4% है। लेकिन अगर 2011 के जनगणना के अनुसार देखिएगा तो महज 2.4% भूमि में पूरी विश्व की 17.5% पॉपुलेशन निवास करती है। अब ये 17.5% मैं 2011 के हिसाब से बात कर रहा हूँ
और 2021 में जनगणना हुआ नहीं, होना तो था, डिले हो गया कोरोना की वजह से। तो अभी ये डेटा बदल गया होगा। अभी लगभग आपको पता ही है कि भारत विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन चुका है, उसने चाइना को पीछे छोड़ दिया। तो लगभग आप यूँ समझ लीजिए कि भारत के पास विश्व की कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.4% है, लेकिन जनसंख्या पूरे विश्व का लगभग 17.7% है। और 2011 के अनुसार देखिएगा तो जनसंख्या लगभग 17.5% है। भारत में भी सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व अगर देखिएगा तो बिहार में है। नेक्स्ट, निम्न में कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है? ऑप्शन है अफगानिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश, थाईलैंड। अगर मैप को आप ध्यानपूर्वक देखिएगा तो आपको अफगानिस्तान का जो भूमि है ठीक से दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वो अफगानिस्तान भारत से जो सीमा लगाता है ना, वो क्षेत्र पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है। लेकिन उसको पाकिस्तान ऑक्युपाइड है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो भारत का नहीं है, वो भारत का है। सपोज आपके पास कोई ज़मीन है, ज़मीन को किसी ने कब्जा कर लिया, तो आप क्या उसे अपना ज़मीन बतलाना छोड़ देंगे? क्या नहीं छोड़ेंगे ना। तो इसलिए अफ़गानिस्तान हमारा पड़ोसी है। क्यों? इसकी सीमा भारत से मिलती है, भले ही वो क्षेत्र अभी पाकिस्तान के कब्जे में है, लेकिन है ज़मीन तो वो भारत की ही। तो अफ़गानिस्तान तो पड़ोसी देश है, म्यांमार भी पड़ोसी देश है, बांग्लादेश भी पड़ोसी देश है, थाईलैंड पड़ोसी देश नहीं है क्योंकि थाईलैंड म्यांमार से सीमा लगाता है। तो निम्न में कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है? तो थाईलैंड। नेक्स्ट, बांग्लादेश भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है? सवाल ऐसा भी पूछा गया है कि भारत के कितने राज्य हैं जो बांग्लादेश से सीमा बनाते हैं। मैप में देखिए, वेस्ट बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो टोटल 5 राज्य हैं जो बांग्लादेश से सीमा बनाते हैं। कुछ क्वेश्चंस और भी हैं जिन्हें आप ध्यानपूर्वक देखिएगा कि भारत के कितने राज्य हैं जो नेपाल से सीमा बनाते हैं, भूटान से सीमा बनाते हैं, चीन से सीमा बनाते हैं। इसको देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी जल संधि है? पहले समझिए कि जल संधि क्या होता है। इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देखिएगा। बहुत सारी जल संधि, जैसे मैंने इसमें जिक्र किया हुआ है ऑप्शन में, उन सब का वीडियो बनाया हुआ है। जल संधि एक छोटा समुद्री रास्ता होता है जो 2 बड़े वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करता है। वो वाटर बॉडीज़ समुद्र भी हो सकता है और महासागर भी हो सकता है। तो भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी जल संधि है? वो पाक स्ट्रेट है, पाक जल संधि है, जो कि बे ऑफ पाक को बे ऑफ बंगाल से कनेक्ट करता है। और हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये इंडिया को श्रीलंका से अलग करता है। यानी जल संधि 2 बड़े बड़े वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट भी करता है और 2 भूमि को अलग भी करता है, जैसे आप समझिए। लेकिन मेन डेफिनेशन यही है कि जल संधि एक ऐसा समुद्री रास्ता होता है जो 2 बड़े वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करता है। नेक्स्ट, सुएज नहर का निर्माण कब हुआ? देखिए, सुएज नहर का निर्माण 1858 में शुरू हुआ था, कंपनी बनाई गई थी। और 1869 में यानी 1869 में बन करके तैयार हो गया था सुएज नहर। सुएज नहर एक ऐसा जलमार्ग है जो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। इस नहर से गुजरने पर हज़ारों किलोमीटर की दूरी कम हो जाती है। देखिए, पहले यदि किसी एशिया के किसी देश को, सपोज़ कीजिए भारत से ही व्यापार करना था यूरोप में, तो बहुत लंबा रास्ता अख्तियार करना पड़ता था, पूरे अफ्रीका महाद्वीप को घूम करके जाना पड़ता था। तो फिर सोचा गया कि क्यों ना रेड सी और मेडिटेरेनियन सी के बीच में इजिप्ट में एक ऐसा कैनाल बना दिया जाए, नहर बना दिया जाए, जिससे जहाज़ों को उतना लंबा रास्ता तय ना करना पड़े। तो लगभग 7000 किलोमीटर दूरी की बचत हो जाती है। अभी हाल ही फ़िलहाल में 2 साल पहले इसी सुएज नहर में बहुत बड़ा जहाज़ जो था वो फंस गया था, रास्ता ब्लॉक हो गया था और अरबों डॉलर का नुकसान हुआ था। आप इमेज में देख रहे हैं सुएज नहर कोई बहुत चौड़ा नहीं है। तो सुएज नहर किनको कनेक्ट कर रहा है? मैंने अभी इससे पहले पढ़ाया कि जल संधि तो एक नेचुरल समुद्री रास्ता होता है जो 2 बड़े वाटर बॉडीज़ को जोड़ता है। लेकिन यहाँ पर तो इंसान ने खुद खोद करके एक नहर बनाया जो लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ रहा है। जैसे पृथ्वी का सैटेलाइट क्या है? मून है। तो क्या इंसान का मैन मेड सैटेलाइट भी तो है ना? ठीक उसी तरीके से सुएज नहर भी है, जिस पर आधिपत्य है इजिप्ट का, और इसको लेकर बहुत लड़ाइयाँ भी लड़ी गई हैं।
1956 में ही लड़ाइयाँ लड़ी गई थी। इजराइल से दिक्कत हो गया था, ब्रिटेन से दिक्कत हो गया था, फ्रांस से दिक्कत हो गया था। तो स्ट्रेटजिक पॉइंट से भी और ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से भी सुएज नहर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सुएज नहर का निर्माण कब हुआ? 1869 में इसका निर्माण पूरा हो गया था। और कहाँ पड़ती है? इजिप्ट में। किसको जोड़ती है? लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। नेक्स्ट है, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती? तो आप ये याद रखिए कि कर्क रेखा गुजरती कहाँ कहाँ से है, और इसके लिए कोई ट्रिक याद करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे ट्रिक है भी इसका, लेकिन आप याद रखिए जैसे कि गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा, इन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। उड़ीसा से नहीं गुजरती। तो कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा उड़ीसा से नहीं गुजरती है। कुछ लोग याद करते हैं, इसका ट्रिक है मित्र पर गमछा झार, यानी मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गमछा यानी गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झाड़ मतलब झारखंड। तो जैसे आपको याद करना है वैसे कीजिए, लेकिन मेरा मानना है कि अगर मैप से याद रखिएगा तभी ज्योग्राफी याद होगा। ट्रिक से याद रखिएगा तो हर बार एग्जाम दीजिएगा और हर बार पढ़ना पड़ेगा। तो मैप से याद रखिए, गुजरात से शुरू कीजिए। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ये है कर्क रेखा जहाँ से गुजरती है। कहाँ से गुजरती नहीं है? उड़ीसा से गुजरती नहीं है। नेक्स्ट है, सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन है? मैप देखिए, आपको क्या लगता है कि सबसे लंबी तट रेखा क्या है? देखिए, सबसे लंबी तट रेखा है गुजरात की। पता नहीं लग रहा होगा क्योंकि वो कर्व है। देखिएगा, गुजरात में आप लाइन खींचिएगा तो वो कर्व है, बीच में निकला हुआ है गल्फ ऑफ कच्छ में। तो सबसे लंबी तट रेखा यदि भारत में कोई राज्य बनाता है तो वो गुजरात बनाता है। अभी के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।